हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों और शेर सहेलियों। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और मैं तेजेंद्र सिंह आपके साथ जुड़ा हूँ नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, अधिकारों के सिद्धांत। किसकी बात करें? अधिकारों के सिद्धांत, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधिकारों के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनको हम लोग किस तरीके से जानते हैं। और ये जो लेक्चर होगा ये जीआईसी प्रवक्ता, आपके पीजीटी प्रवक्ता, यूजीसी नेट और पीजीटी में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अधिकारों के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये लेक्चर 18 है आपका। 17 लेक्चर आपके ऑलरेडी हम आपको बना चुके हैं। बात करते हैं अधिकारों के और अधिकारों के सिद्धांत के बारे में। अधिकारों का हम लोग जान चुके हैं पहले से। अधिकारी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में हम लोग जानने वाले। अधिकारों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, वर्तमान में अधिकारों के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया और क्या होना चाहिए, आदि प्रश्नों के निराकरण के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अधिकारों की प्रकृति सिद्धांत, अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हॉब्स, लॉक, वॉल्टेयर और मिल्टन, और ये मिल्टन कह लीजिए, टॉमस पेन और ब्लैकस्टोन, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, विद्वानों ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन किया। कितने सारे लोग हैं इनमें, आप याद रखेंगे। यहाँ पे अधिकारों के जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको समर्थन देने वाले कौन लोग हैं। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत अति प्राचीन, कैसा है, सबसे प्राचीन है, इसे याद रखेंगे। सबसे प्राचीन सिद्धांत है, अति प्राचीन है। इसके अनुसार अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और वे व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग राज्य के उदय के पूर्व से ही करता चला आ रहा है। राज्य इन अधिकारों को न तो छीन सकता है और न ही वह इनका जन्मदाता है। टॉमस पेन के अनुसार कहा है, प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस तरह दृष्टिकोण से अधिकार जन्मजात, असीमित, निरपेक्ष सिद्धि है। राज्य इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति इस अधिकार प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं जो अधिकार, यदि बात करें, ये प्राचीन है। क्या सिद्धांत? अति प्राचीन सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि बच्चे को जो जन्म लेते हैं, जब जन्म लेता है मनुष्य, नागरिक, तो जन्म के साथ ही ये अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। कब? जन्म के साथ ही प्रदान कर दिए जाते हैं। अब ये अधिकार व्यक्ति को जीने के लिए सबसे अधिक माने जाते हैं। मनुष्य के अस्तित्व के अस्तित्व के लिए रखे जाते हैं और जन्मजात होते हैं, असीमित होते हैं, निरपेक्ष होते हैं और स्वयं सिद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी यदि देखें तो क्या आलोचना है, इसके कुछ दोष भी हैं। यह सिद्धांत अनैतिहासिक है, मतलब इसका कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता, या इसका कोई इतिहास इसमें पूर्ण रूप से नहीं क्लियर है। क्योंकि जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत इन अधिकारों को प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है वह काल्पनिक है। मतलब यह जो अधिकार है काल्पनिक रूप से बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काल्पनिक रूप से बात करता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ग्रीन का मत है कि समाज से पृथक कोई भी अधिकार संभव नहीं। अब इस अधिकार को ऐसा माना जाता है कि अधिकार समाज से अलग है। कैसा है? समाज से। और कोई भी अधिकार, यदि अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें समाज से अलग नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। प्राकृतिक सिद्धांत क्या मानता है? प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य एक कैसी है? कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल है। ठीक है, यहाँ और जबकि ऐसा नहीं है, राज्य आपका कंपलसरी है। और आप देखते भी राज्य कैसे काम करता है। प्राकृतिक अधिकारों में परस्पर विरोधाभास पाया गया। मतलब जो अधिकार की बात करें, प्राकृतिक अधिकारों की बात करें, तो इनमें आपस में ही क्या होता है? हमेशा विरोधाभास होता है। एक दूसरे के जो बात कहते हैं विरोध दिखता है। दूसरा, यह सिद्धांत कर्तव्य के प्रति मौन है। मतलब कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनके प्रति कोई बात नहीं कहता। जबकि कर्तव्य के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं। अब जब कर्तव्य ही नहीं तो अधिकार कैसे हो गए? आप पहले पढ़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? सिक्के के पहलू है, दो पहलू है आपके। जिस तरीके से एक सिक्के में क्या होते हैं? चटोर पाटी, यानी कि आपका शेर और बकरी कहा जाता है, हेड और टेल माना जाता है। तो इसी तरीके से इनका कोई हेड और टेल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। अब एक सिक्के, तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कर्तव्य की बात नहीं है तो अधिकारों की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ फिर भी महत्व है इसका। प्राकृतिक सिद्धांत के कमी के बावजूद इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका, भारत, रूस, चीन आदि देशों के संविधानों में वर्णित मूल अधिकारों की व्यवस्थित जो व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो हमारे जो सिद्धांत बनाया गया या फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसी के ऊपर आधारित है। गिल क्राइस्ट ने कहा है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उचित अर्थ में लिखा जा सकता है
वह केवल यही कि व्यक्ति को नीति शास्त्र के अनुसार आदर्श व्यक्ति बनने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए। उसकी पुष्टि करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने लिखा, प्राकृतिक सिद्धांत वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हैं अथवा नहीं, किंतु जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब आपने देखा यहाँ पर कितने सारे लोग इसे व्यक्ति को या इस सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इस सिद्धांत का जन्म यदि बात करें जो हमारे भारत, अमेरिका जिसे हम यूएसए के रूप में जानते हैं, ठीक है, रूस, चाइना, तो ये देश, इन देशों के जो संविधान बने हैं वो प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित ही बने, तो इसलिए इसकी महत्व भी बहुत अधिक है। दूसरा यहाँ पर कानूनी या वैधानिक सिद्धांत है। अधिकारों का जन्म कहाँ से हुआ है? कुछ लोग कहते हैं उत्पत्ति कानूनी और वैधानिक रूप से हुई है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में देखें जेरेमी बेंथम, हॉलैंड, ऑस्टिन का भी मेन फोकस है ये। पीआरटी में ध्यान रखना कि पीआर जो आपका पीटी में जो क्वेश्चन होगा, पीटी में जो होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट में होगा, जो अभी होने वाला है, वहां पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की इच्छा का परिणाम है। किसका? राज्य की इच्छा का परिणाम है। उसकी इच्छा जैसी होती है उसी तरह कार्य करते हैं। राज्य ही अधिकारों का जन्म लाता है। राज्य का अधिकार जो कार्य समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनको जब राज्य द्वारा क्या वैधानिक रूप प्रदान किया जाता है वे अधिकार बन जाते हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। व्यक्ति राज्य के संरक्षण में रहकर ही अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। राज्य ही कानून द्वारा ऐसी परिस्थितियों पैदा करता है जहां कि व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्र पूर्वक प्रयोग कर सके। राज्य ही अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अधिकारों का अस्तित्व केवल राज्य के अंतर्गत ही संभव है। पहली बात तो यह है कि इन्हें अधिकारों क्या राज्य के द्वारा जन्मदाता के रूप में माना जाता है। दूसरा, ये प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। याद रखना, कानूनी या वैधानिक सिद्धांत किसका विरोध करते हैं? प्राकृतिक सिद्धांत का विरोध करते हैं। व्यक्ति राज्य के संरक्षण में और अधिकारों का उपयोग कब कर सकते हैं? राज्य के संरक्षण में रह के कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? व्यक्ति। किसका प्रयोग कर सकते हैं? अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर राज्य कानूनी एक व्यवस्था या परिस्थिति पैदा करता है जहां पर अधिकारों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। और यहाँ पर यदि अस्तित्व की बात करें, अधिकारों के अस्तित्व की बात करें, तो केवल राज्य के रहते ही अधिकारों की बात की जा सकती है। यदि राज्य नहीं तो अधिकार भी नहीं है। दूसरा, आगे बात करते हैं आलोचना। इस सिद्धांत में निम्नलिखित दोष है। इस सिद्धांत से राज्य की निरंकुशता का समर्थन होता है, क्योंकि राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अधिकारों में स्थायित्व नहीं रहता। अधिकारों की यदि बात करें, अधिकारों में स्थायित्व नहीं रहता। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। महत्व भी इसका, इस सिद्धांत की काफी आलोचना की गई है, तथापि इस सिद्धांत में यह सत्य निहित है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो दावे अनिवार्य है उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं माना जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाए। मतलब समाज के द्वारा कार्य कर्तव्य तो दिए जाते हैं, लेकिन जब तक का उन्हें राज्य द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, वैधानिक रूप नहीं प्रदान कर दिया जाता, तो क्या वे अधिकार नहीं बन सकते। अधिकारों को, ठीक है, मान्यता किसके द्वारा मिलती है? अधिकारों को मान्यता राज्य द्वारा मिलती है, और राज्य उन्हें क्या करते जाता है? कानूनी रूप प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, अभी पहले क्या था, शिक्षा का जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार नहीं था। 6 to 14 ईयर तक का जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसको कंपलसरी कर दिया आर्टिकल 21A में और 45 में, ठीक है, अमेंडमेंट 86 में, तो इसको यहाँ पर कंपलसरी बना दिया गया। बात करें अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है, किसका? हिस्टोरिकल प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, उत्पत्ति का। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति प्राचीन रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप हुई है। मतलब हमारे जो रीति रिवाज थे, जो हमारी गतिविधियां थी, जो हम लोग समाज में रहकर कार्य करते थे, उन्हीं के द्वारा इनका अधिकारों का जन्म हुआ है। रीति रिवाजों का समाज स्वीकृति देता है। मतलब जो रीति रिवाज हमारे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है उन्हें वे अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, समाज के द्वारा जो रीति रिवाज होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको बाद में अधिकार के रूप में मान लिया जाता है। इस सिद्धांत का समर्थकों में यदि बात करें, रेची, बर्क, स्पेशल एथिक्स सिद्धांत को कौन
वर्क करता है या कौन इनको सपोर्ट करते हैं? रिची और बर्ग। अधिकार परंपरागत है तथा सतत विकास का परिणाम है। इसके अतिरिक्त इनका आधार ऐतिहासिक है। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में परंपरागत अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। यदि बात करें यहाँ पर इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में सबसे ज़्यादा इनको महत्व मिलता है। ऐतिहासिक सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा कहाँ वैल्यू दी गई है? इंग्लैंड में। अब इसकी कुछ आलोचना भी है, क्रिटिक्स भी की गई है। अधिकारों का आधार केवल रीति रिवाज और परंपरा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ परंपराएं रीति रिवाज समाज के कल्याणों में बाधक होते हैं। इस तरह से ये सिद्धांत तर्कसंगत है। अब ये कहते हैं जो रीति रिवाज है, कुछ लोग रीति रिवाजों को जैसे कि लड़के लड़कियों को बराबर या समानता के रूप में नहीं देखा जाता था, तो ये समाज में क्या होती थी? एक रुकावट या बंधन के रूप में माना जाता था। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को खारिज करते कुछ लोग। इस आलोचना के बावजूद इस सिद्धांत की महत्व इस बात पर है, व्यक्ति के अनेक अधिकार परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित। बिल्कुल बात सही है। अधिकार क्या हमारे? परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। कुछ अधिकार हमारे कैसे? रीति, जैसे हमारे पहले से कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सभी को पढ़ाना चाहिए, अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए। तो वो क्या कर दिया गया है, आप उसको यहाँ पर एक कानूनी लीगल रूप दे दिया गया। क्या कर देगा? लीगल लीगल बना दिया गया कि आप कोई व्यक्ति किसी तरीके से अपने माता पिता को घर से अलग नहीं कर सकता। यदि अलग करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक केस किया जाएगा। अधिकारों का समाज कल्याण संबंधी सिद्धांत। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत की बात करें, उत्पत्ति का सिद्धांत ये भी है। जेएस मिल, जेरमी बेंथम या जेरम बेंथम कहते हैं, डीन रास्को, पाउंड, चैप्टर, लास्की आदि इसकी बात करते हैं समाज कल्याण, क्योंकि ये क्या करते थे? समाज कल्याण की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं ये। इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है उपयोगिता या समाज कल्याण का। उपयोगिता या समाज कल्याण। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकारों का औचित्य उनके उपयोगिता के आधार पर आंकना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे साधन है जिनसे समाज का कल्याण होता है। लास्की का यह भी मत है कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ और अविंछित है। मतलब लास्की कहते हैं कि अधिकार क्या होते हैं? यदि अधिकारों की बात करें, अधिकार वे होते हैं जो कि मेरे कल्याण, समाज के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करें। अब ऐसे अधिकार नहीं माने जा सकते या उन्हें अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता जो किसी के अधिकारों या दूसरों की स्वतंत्रता के लिए हानि पहुंचाएं। अब इनकी कुछ मान्यताएं भी हैं। अधिकार समाज की देन है, प्रकृति की नहीं। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित है। तो यहाँ पर अधिकार कहाँ से जन्मे? समाज कल्याण से, सोशल वेलफेयर से। व्यक्ति केवल इन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। कानून, रीति रिवाज, अधिकार सभी उद्देश्य समाज कल्याण से। मतलब यदि बात करें कानून कहाँ से लिया गया? कानून किसके लिए है? तो समाज के लिए, समाज के सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए। और जो अधिकार, जो कर्तव्य है समाज कल्याण के विरुद्ध है, उसको अधिकार नहीं माना जा सकता। अब इसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी आलोचना की गई है। क्या आलोचना की गई है? कि सबसे बड़ा दोष यह है कि सिद्धांत समाज कल्याण की आड़ में राज्य के व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पर राज्य समाज कल्याण के नाम पर क्या करते हैं? जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, जैसे क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेता है। कभी कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो कहता है कि नहीं, इससे क्या होगा, समाज में क्या होगा, लोगों में लड़ाई बढ़ेगी। तो वो क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति राज्य के प्रति या समाज के प्रति या फिर किसी नेता के प्रति कोई अपने विचार रखने का प्रयास करते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। और दबाने का मेन उद्देश्य कहते हैं कि इससे जनता में, ठीक है, जनता में गुस्सा फैल जाएगा, लड़ाई होगी। तो ऐसी ऐसी बातें रखी जाती हैं। महत्व की यदि बात करें, इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि अधिकार का अस्तित्व समाज कल्याण के लिए होता है और इसका उसका उपयोग भी समाज कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही। यदि इंपॉर्टेंस की बात करें तो समाज कल्याण की इसमें इंपॉर्टेंस बात करें, किसकी बात करें? समाज कल्याण की बात करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या कहते हैं? यदि हम बात करें अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार वे बाहरी साधन दशाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। आदर्शवादी सिद्धांत की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आदर्शवादी क्या है? सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके समर्थन में क्रॉसमैन, हेनरीमैन, टीएच ग्रीन, बैडले और बोसाके आदि विचारकों ने किया है। क्रॉस का मत है कि अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक
बाह्य परिस्थितियां हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन के रूप में अनेक व्यवसायों और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आलोचना भी की है इस सिद्धांत के दोस्त निम्नलिखित है। यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत पहलू तथा राज्य एवं समाज जैसी संस्थाओं के लिए जाना बहुत कठिन है। किसके विकास के लिए आवश्यक है? यह व्यक्ति के हितों पर अधिक बल देता है। समाज का स्थान कौन रखता है? व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। मानव जीवन के लिए विकास की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? इनका निर्णय कौन करेगा? ये किस प्रकार की होगी? इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतः इस सिद्धांत का अधिकार ही वैज्ञानिक नहीं है, मतलब इसे अवैज्ञानिक रूप से माना गया आदर्शवादी सिद्धांत को, इसलिए इसका कुछ लोग विरोध करते हैं। इसके बावजूद फिर भी इसका कुछ महत्व है। जैसे क्या महत्व है देखते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना सार्थक नहीं मानी जाती, फिर भी यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं और ग्रीन ने ठीक लिखा है, समाज और राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन की नैतिक बना सकते हैं। इस प्रकार आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धांत नहीं बता पाते। इसलिए अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत सर्वोत्तम माना जा सकता है। इस सिद्धांत के आदर्शवादी कहने के सर्वमान्य तर्कसंगत कुछ ये भी कहा। अधिकार व्यक्ति की मांग है, ये मांग समाज द्वारा स्वीकृत होती है। अधिकारों को स्वरूप नैतिक होता है। अधिकारों का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है। अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन है। इस प्रकार अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत ही सर्वोत्तम है, मतलब आदर्शवादी सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह अवधारणा पर आधारित है। अधिकारों की उत्पत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। राज्य और समाज तो केवल व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा तथा व्यवस्था करने के साधन मात्र है। व्यक्ति समाज के कल्याण में ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यदि देखें तो समाज कल्याण अपने अधिकारों सर्वांगीण विकास के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यही सर्वोत्तम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब इस प्रकार से आपने अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में जाना और एक बार देख लेते कौन कौन से अधिकार थे हमने यहाँ पर जाने। तो हमने यहाँ पर देखा अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत, दूसरा यहाँ पर हमने देखा अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत, तीसरा हमने यहाँ पर देखा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, फोर्थ हमने देखा यहाँ पर अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा। पांचवा जो सिद्धांत हमारा, ठीक है, बीच में हमने अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत छोड़ दिया था और ऐतिहासिक सिद्धांत छूट गया था। तो इस प्रकार से आपने सारे सिद्धांत देखे, 5 सिद्धांतों की हमने बात की। यहाँ पर हो सकता है कुछ विद्वानों द्वारा और भी सिद्धांतों की बात की गई हो, लेकिन हम यहाँ पर 5 सिद्धांतों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आपके मन में, मस्तिष्क में यदि कोई किसी तरह का कोई विचार हो तो आप हमें बताइए। हम आपको प्रयास करेंगे आपकी किसी भी समस्या का क्या करने का, उसका हल करने का, ताकि आपकी जो समस्या है जो भी है उसे हल कर सकें। आप कमेंट सेक्शन में या फिर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 8279919537 पर या adhan@gmail पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ADHAYAN अध्ययन अड्डा, ठीक है, ADDA अड्डा पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लेक्चर कैसा रहा, ये वीडियो लेक्चर क्या रहा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आप सदस्य नहीं बने हैं, परिवार के सदस्य नहीं, तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।